रात को चैन की नींद आती है तो सुबह ताजगी भरी होने की उम्मीद भी बढ़ जाती है। लेकिन कुछ लोगों को चैन की नींद के बाद भी दिन भर थकान बनी रहती है। कहीं ऐसा आपके साथ तो नहीं हो रहा है? क्या आप भी इससे मामूली थकान मानकर हल्के में ले रहे हैं? असल में रोजाना की यह थकान बड़ी बीमारी की आहट हो सकती है और यह शरीर पर भारी पड़ सकती है। डॉक्टरी भाषा में इस बीमारी को क्रोनिक फटीग सिंड्रोम कहा जाता है। इससे याददाश्त कमजोर हो सकती है, काम पर फोकस करने में मुश्किलें आ सकती हैं। लेकिन शुरुआती लक्षण में ही इस बीमारी पर काम शुरू कर दिया जाए तो इसे हराया जा सकता है। मगर यह जानना बहुत जरूरी है कि इस बीमारी के लक्षण और कारण क्या हैं, तभी पता चल पाएगा कि इसका इलाज क्या है। हम इस बीमारी से जुड़े सभी सवालों का जवाब अपने खास मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। स्वस्थ दिमाग के लिए जरूरी है हमारी नींद का पूरा होना और माना भी यही जाता है कि जो लोग रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करते हैं वो सुबह ताजगी के साथ उठते हैं। लेकिन भागती दौड़ती जिंदगी में उन लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है जो प्रॉपर नींद लेकर उठने के बाद भी थकान से भरे रहते हैं। ये थकान उन्हें पूरे दिन मानो जकड़े रहती है, जिससे उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता और अक्सर उनका मन उदासी से घिरा रहता है। बैड डेज तो सबके होते हैं। कई बार हमारी मेंटल हेल्थ उस सिचुएशन में नहीं होती। कई बार हम रात को ऐसे सोए होते हैं कि सुबह जब हम उठते हैं तो हम लो फील करते हैं। तो आई थिंक एक ह्यूमन नेचर है। कई बार हम बहुत मतलब एनर्जी से उठते हैं जबकि नींद कम हुई होती है, लेकिन कई बार नींद इतनी हो जाती है तब भी बहुत सुबह लो फील करते हैं। आई थिंक इट्स मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज या तो वो रात में ढंग से सो नहीं रहे हैं, बिकॉज फोन इज अ वेरी बिग फैक्टर। अगर आप सोने से पहले फोन चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, स्क्रीन अगर आप यूज कर रहे हैं, तो ऐसा होता है कि आपकी जो टायर्डनेस है वो खत्म नहीं हो पाती है सुबह तक। जो लोग काम करते हैं, थक जाते हैं, नींद भी पूरी होती है लेकिन उनके टारगेट अचीव नहीं होते हैं, या उनके ऊपर इतना प्रेशर है कि उतनी इनकमिंग नहीं होती है पैसे की, तो वो फील नहीं कर पाते हैं ढंग से। वो उसको फिर उस चीज में रहते ही रहते हैं, घूमता रहता है दिमाग। हाँ, नींद तो पूरी हो जाती है ज्यादातर टाइम, लेकिन कभी कभी जब एक्सरसाइज नहीं करता हूँ या अच्छे फूड्स नहीं लिए या कभी कोई काम जो एक्सपेक्टेड के अनुसार नहीं हुआ, तब फिर नींद अच्छे से नहीं होती। उस दिन उठने के बाद थोड़ी रिलैक्स महसूस नहीं करता हूँ। क्या आपको भी लगता है कि चैन की नींद लेकर उठने के बाद भी थकान होना आम बात है? मगर डॉक्टर इसे आम बात नहीं मानते, क्योंकि पूरी नींद लेने के बाद भी अगर थकान महसूस होगी तो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम की निशानी ये हो सकती है। ये वो बीमारी है जिससे शरीर में बहुत ज्यादा थकान बनी रहती है। इसका असर कम से कम 6 महीने तक रह सकता है। इतना ही नहीं, ये मामूली थकान नहीं होती जो नींद पूरी लेने से दूर हो जाए। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम ये वो मिक्स्ड सिंड्रोम होता है जिसमें कि सिम्टम्स इस प्रकार के होते हैं कि थकावट होना, सांस फूल जाना और पूरे बॉडी में कहीं न कहीं दर्द होना, माइल्जिया और पेन इन द मसल्स along with breathlessness and fatigue or tiredness. People complain of these symptoms throughout the day and they become lazy, lethargic and are not able to perform well. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इसकी वजह क्या है और किस तरह से ये समस्या जीवन को प्रभावित करती है, क्योंकि इससे जूझ रहे इंसान को हर वक्त थकान तो रहती ही है, साथ ही कई और दूसरी तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसे चीजों से फोकस खोना, सोचने समझने में कठिनाई, सिर दर्द, गला खराब रहना और मांसपेशियों में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। कभी कभी हार्ट के कारण भी होता है। हार्ट के अलावा जो मैंने बताया एंडोक्रीन, इसके अलावा विटामिन डेफिशिएंसीज, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट्स जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम,
मैंगनीज, ये ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन इन सब की जरूरत होती है बॉडी में, और इनकी कमी से ऐसा हो सकता है। हालांकि अपनी आदतों को बदलकर इस बीमारी से काफी हद तक पार भी पाया जा सकता है। मसलन चाय कॉफी का कम इस्तेमाल करना, शराब व स्मोकिंग की आदत छोड़नी होगी। साथ ही थकान दूर करने के लिए दिन में सोना भी सही नहीं है, क्योंकि इससे रात की नींद डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा ऑफिस के काम को घर तक लेकर ना आए। सबसे बड़ी और अहम बात ये कि छोटी छोटी बातों पर तनाव लेना छोड़ दें। अपनी शरीर को एक्टिव बनाए रखने के लिए कसरत जरूर करें, लेकिन इन सब तरीकों के बीच डॉक्टर की एडवाइस सबसे महत्वपूर्ण है। हमारा खान पान, डाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते रहें। एक्सरसाइज आधा घंटे के लिए दिन में 2 बार खाली पेट सुबह और शाम को करें। अपना बॉडी वेट मेंटेन करें, and abstain from smoking and alcohol, and take the advice of cardiologist for any medicine if required, ताकि हम स्वस्थ रहें और chronic fatigue syndrome से बचे रहें। CFS यानी क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के लक्षण आम बीमारियों के समान ही होते हैं, जो रूटीन में बदलाव के साथ आमतौर पर खुद ही ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन ज्यादा वक्त लग रहा है तो समझिए जरूरत डॉक्टर से मिलने की है। नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नींद क्या है और आपकी नींद कितनी जरूरी है, कितने घंटे की नींद होनी चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल है डॉक्टर्स का। एक बार परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर अंशुमन कुमार, डायरेक्टर धर्मशिला कैंसर अस्पताल, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर मनोज कुमार हैं, एचओडी कार्डियोलॉजिस्ट हैं मैक्स अस्पताल से। डॉक्टर मनीषा सिंघल हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, और मानसी गुलाटी जी योगा एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर अंशुमन, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम ये क्या है, समझाइए जरा इसको। जी बिल्कुल, देखिए क्रोनिक फटीग सिंड्रोम चल रहा था और पैकेज में दिखाया जा रहा था नींद की डिस्टर्बेंस और सारी चीजें। दोनों मेडिकल वाइज कॉमन पब्लिक के लिए हो सकता है एक हो, मेडिकल वाइज अलग है। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम यूजुअली वायरल इलनेस, वायरल किसी भी तरह की तकलीफ हो, उसके बाद माइल्जिया मतलब मांसपेशियों में दर्द, इनकेफेलोमाइलाइटिस मतलब स्पाइन मतलब रीढ़ की जो नसें होती है, और दिमाग में कुछ बीमारी जैसी चीज हो जिसके कारण इंसान सो ले, दवा ले ले, लेकिन हर समय थका महसूस करेगा। आमतौर पे इसका कोई पुख्ता इलाज नहीं है। 6 महीने से 8 महीने समय लगता है, इंसान ठीक होता है। क्रोनिक फटीग क्या है? अगर नींद पूरी ना हो, नींद डिस्टर्ब हो, रेस्टलेस स्लीप हो, अगर ऐसा होगा तो इंसान अगले दिन हर समय थकान महसूस करेगा। क्रोनिक मतलब पुराने लंबे समय चलने वाला, फटीग मतलब थकान। जॉब पे नॉडर्स, उसको बोलते हैं डे टाइम नॉडर्स, दिन में भी झपकी लेगा, उसको मन नहीं लगेगा काम करने में, इरिटेबिलिटी होगी, बेचैनी होगी, और उसको हर समय नींद आती रहेगी। तो थोड़ा सा टेक्निकली डिफरेंट है क्रोनिक फटीग सिंड्रोम और क्रोनिक फटीग में। बिल्कुल, आगे बढ़े उससे पहले जरा ये भी बता दीजिए कि नींद क्या है, नींद का मतलब क्या है? देखिए, नींद मेडिकल डेफिनेशन वाइज तो ये है कंप्लीट मेंटल फिजिकल रिलैक्सेशन विथ एबिलिटी टू कट ऑफ फ्रॉम द सराउंडिंग। मतलब आप अपने वातावरण से कट जाते हैं, कुछ कुछ सुनने की चीजें आप ध्यान ले सकते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देगा। और ये क्यों किया जाता है? जिस तरह से इंसान को भूख और सेक्स अपने प्रोजेनी पीढ़ी को चलाने के लिए और खुद को जिंदा रखने की जरूरी है, उन दोनों को ठीक करने के लिए नींद जरूरी है, क्योंकि उस दरमियान 6 से 8 घंटे में मांसपेशियां, नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम, बॉडी के हर सिस्टम को रिपेयर किया जाता है, फिर से आपको तैयार किया जाता है। उसको अगर थोड़ा अंदाजे ऐसे रखें कि नींद और मौत में बस फर्क है इतना, इधर तो आना जाना है, नींद आएगी और जाएगी, और उधर बस जाना ही जाना है, इतना ही फर्क है। बहुत खूब। चलिए डॉक्टर मनोज, आपके पास आना चाहूंगी। जब हम बात कर रहे हैं सिंड्रोम की, इसके साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके कारण को भी समझें, और इसका नींद से क्या किस तरीके का लिंक बनता है ये भी जरा समझाइए, और दिल पर कितना असर डालता है। जी, मैं सबसे पहले ये बताऊं कि जो नींद की बात हो रही है, 7 से 9 घंटे की नींद अनिवार्य है आपको स्वस्थ रखने के लिए। और डॉक्टर अंशुमन ने बिल्कुल सही कहा कि एक समझिए कि रिकवरी
का एक प्रोसेस है कि आपकी सारे जो न्यूरोनल जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो रिकवर करता है। 80 तरह के स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, 80 टाइप्स ऑफ स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं। उसमें से मेनली जो हम लोग देखते हैं, एक तो स्लीप एपनिया बहुत कॉमन है, एक नार्कोलेप्सी है, किसी को नींद नहीं आती है उसको इंसोम्निया बोलते हैं, या बहुत ज्यादा नींद आती है तो उसको हाइपरसोम्निया बोलते हैं। तो ये जितने भी स्लीप डिसऑर्डर हैं इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है हार्ट डिजीज से। और आप ये देखिए कि जितनी भी कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स हैं, जैसे हार्ट अटैक है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, साथ में बहुत तरह की जो रिदम प्रॉब्लम है, जो हार्ट की जो गति होती है, वो भी आपके स्लीप डिसऑर्डर से प्रभावित होती है। अगर आपको क्रॉनिक स्लीप डिसऑर्डर है, स्लीप एपनिया का मतलब होता है कि आप जब सोते हैं तो थोड़ी देर के लिए आपकी सांसें रुकती हैं, इसको स्लीप एपनिया बोलते हैं। खास करके जो ओबीज हैं या मोटे लोग हैं उनको होती है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। तो जितनी एपनिया की या जितनी बार सांस आपका रात भर सोने में रुकता है, उसका स्ट्रॉन्ग कॉरिलेशन है आपके हार्ट के प्रॉब्लम से। इसमें सबसे ज्यादा देखा गया है, करीब करीब 140% इंक्रीज हो जाती है हार्ट फेलियर के जो इंसिडेंट्स हैं। इसी तरह से 30-40% चांस हार्ट अटैक का बढ़ जाता है। हार्ट के जो डिफरेंट एरिथमियाज होते हैं, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन, बिल्कुल हार्ट इरेगुलर बीट करने लगता है, या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ये सारी चीजें जो हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से रिलेटेड है। और इसके एविडेंस है, ये प्रूवन फैक्ट्स है, बहुत सारे लिटरेचर्स को रिव्यू करके देखा गया। तो ये स्लीप डिसऑर्डर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल मतलब प्ले करते हैं हार्ट डिजीज के लिए। और इसी के साथ साथ मन और मस्तिष्क पर भी इसका बहुत ज्यादा असर होता है। मनीषा जी जरा समझाइए, कितना असर हमारे बिहेवियर में आता है, बिहेवियर चेंजेस क्या इससे जुड़े हुए हैं? देखिए, अभी जैसे डॉक्टर मनोज, हेलो जी, मनीषा जी सुन पा रहे हैं जी, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, जैसा कि अभी डॉक्टर मनोज ने बोला कि जो टाइप्स बताए स्लीप एपनिया के, तो उसमें किसी भी तरह का स्लीप एपनिया है, लेकिन जो सिम्टम्स हैं, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो बेसिक सी बात है, अगर बच्चे की नींद पूरी नहीं होती है तो कौन सा इमोशन दिखाई देता है उसमें? इरिटेबिलिटी हो गया, अग्रेशन हो गया, है ना। सो उससे रिलेटेड फिर ड्राउजीनेस है। अब ये सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई। लेकिन स्लीप एपनिया में क्या होता है, स्नोरिंग इतनी ज्यादा होती है, और लेकिन उसमें जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, तो उसमें थ्रोट रिलैक्स्ड है, लेकिन जो एयर फ्लो हमारे लंग्स को जा रहा है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर नहीं है, ऑब्स्ट्रक्टेड है। तो उसकी वजह से जो आपकी नींद है वो रेस्टफुल स्लीप नहीं होती है। उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं दिन में थोड़ा सा ड्राउजीनेस रहती है। अब अगर ड्राउजीनेस है तो आपको नेचुरली आप फ्रेश फील नहीं करेंगे, तो ड्राइनेस आपके माउथ में हो गया, या न्यूट्रिशन पे भी फर्क पड़ेगा, आपकी एपेटाइट पे फर्क पड़ेगा, और उस पे अगर आपका जो वर्क अगर है तो वो भी आप कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, क्योंकि आप पूरी तरह से आप अपना अपना एनर्जी आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा है। प्लस इसमें अगर आपकी रूटीन में कोई एक्सरसाइज नहीं है, या फिर आपके पानी का इंटेक जनरली भी थोड़ा सा कम है, आप डिहाइड्रेशन में आपकी बॉडी रहती है, तो ये एक कुछ और एडिशनल फैक्टर्स हो जाते हैं जो आपको ज्यादा लेथार्जिक बना देते हैं। और इसमें इरिटेबिलिटी नेचुरली वो तो आएगी ही, और साथ में आपका वर्क इफेक्ट होगा, एपेटाइट इफेक्ट होगी। सो आपको फिजिकली आप फ्रेश फील नहीं करेंगे, तो नेचुरली जाहिर सी बात है हम उतना एक्टिव भी नहीं होंगे। बिल्कुल, लौटती हूँ डॉक्टर साहब आपके पास। मानसी गुलाटी जी हमारे साथ मौजूद है। मानसी जी, क्या क्या कारण आपको लगता है कि इसके पीछे हो सकते हैं? बिल्कुल, जैसे मैं अभी मनीषा जी का सुन रही थी एंड डॉक्टर मनोज जी का सुन रही थी, एक्सरसाइजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। एंड कहते हैं ना, नवजोत जी, स्ट्रॉन्ग माइंड कैन कैरी अ वीक बॉडी। तो मैं एक ही चीज बोलूंगी कि आपको एक्सरसाइजेस, योग करना बहुत जरूरी है। एंड मैं चाहती हूँ आपके दर्शकों को 2 सिंपल से आसन बताऊं जिसको करने से भी आपको अच्छी नींद मिलेगी। एंड आई बिलीव इन क्वालिटी ऑफ स्लीप। इट इज नॉट अबाउट कि आप कितना सोते हैं, 7 घंटे सोते हैं, 8 घंटे सोते हैं। आई बिलीव इन क्वालिटी ऑफ स्लीप। तो 2 एक्सरसाइजेस, बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस है जो मैं कराना चाहूंगी। इसमें आप जेंटली जस्ट स्क्वीज योर फेस, होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड
and release. It allow more oxygen to get in. It is excellent. आपके नर्व्स को पूरी तरह काम करता है, आपके माइंड को पूरी तरह काम करता है. तो एक तो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी रहेगी योग में. और दूसरा हमारा सबसे अच्छा आसन होता है, इसको हम बोलते हैं एंजाइटी को भी कंट्रोल करने के लिए डाइविंग क्रिया. इस तरह से अपने ईयर लॉब को 10 सेकेंड के लिए प्रेस कर लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए. डीप इनहेल, exhale. And release. We can feel lot of sense of relaxation. This is excellent. आपके माइंड और बॉडी को पूरी तरह काम रखेगी और इससे आपको एक अच्छी नींद भी आएगी. साथ में पानी की मात्रा बहुत जरूरी है. बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए. ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर. हर आधे घंटे में आधा गिलास पानी पीजिए. कोशिश करिए 5 बजे के बाद तला भुना खाना मत खाइए और स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए. बिल्कुल. मानसी जी, मैं चाहूंगी कि कुछ और आसन भी आप हमें बताएं और इसके साथ ही साथ मैं आगे बढ़ूं जरा उससे पहले एक और बात बता दीजिए. आपने जो अभी 2 आसन बताए हैं वो कितनी रेपिटेशन में होने चाहिए? जी, हर आसन को 3 बार करना बहुत जरूरी है. 10 सेकंड के लिए करिए, इसको 3 बार करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और अच्छी नींद आएगी आपको. जी डॉक्टर अंशुमन, 2 सवाल अब यहाँ पे. पहली बात तो ये कि क्या कोई डेफिशिएंसीज भी होती हैं? दूसरा सवाल मेरा ये, स्लीपिंग पैटर्न भी क्या ये बता सकते हैं कि किस तरह के हमें परेशानियां, चाहे शारीरिक परेशानियां या मानसिक परेशानियां हो सकती हैं? सोने का तरीका, दोनों सवालों का जवाब. जी बिल्कुल, डेफिशिएंसी होती है. देखिए, विटामिन B12 डेफिशिएंसी स्लीप डिसऑर्डर करा सकता है. इस तरह से कुछ जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसको हम एंटीऑक्सीडेंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट का दर्जा देते हैं, उसकी डेफिशिएंसी में स्लीप डिसऑर्डर होगा. मेलेटोनिन एक पिगमेंट है जो बहुत एक्सेसिव एक्सपोजर के बाद, जिसको आप समझते हैं जेट लैग में नींद क्यों नहीं आती, तो मेलेटोनिन की लोग टैबलेट लेते हैं. ये मेलेटोनिन अगर सर्काडियन रिदम बोलते हैं कि सूरज के निकलने समय आप जगें और सूरज के अस्त होने के जितने करीब सो जाएं तो आपका पिनियल बॉडी से मेलेटोनिन निकलता, वो साउंड रहेगा, हेल्दी रहेगा. अगर इसकी कमी होगी तब भी स्लीप डिस्टर्ब होगा. अब इतनी सारी बीमारियों की बात हुई, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्लीप की गड़बड़ी से, इरेगुलर डिसऑर्डर स्लीप से कैंसर जैसी बीमारी हो रही है. नर्सिस स्टडी की गई यूके में, जिसमें स्तन का कैंसर और ओवरी का कैंसर के इंसिडेंस बढ़े. ये भी दर्शकों को जानना चाहिए. अब आपने पूछा स्लीप पैटर्न. जब इंसान सो रहा हो तो उसको ऑब्जर्व करें. अगर सोते सोते उसकी सांस रुकती है, स्लीप एपनिया सिंड्रोम, सब लोग समझ गए. अगर सोते सोते खांसी आने लगती है, 2 समस्या हो सकती है, हार्ट की समस्या या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, मतलब एसिडिटी हुई और एसिड ऊपर चढ़ा लेकिन इंसान गहरी नींद में था तो खांसी करके उसको रोकना चाहा कि फेफड़े में न चला जाए. अगर ये बार बार हो रहा हो तो उसको बचाना है, अदरवाइज इसोफेजियल कैंसर मतलब फूड पाइप का कैंसर होने की संभावना होगी. अगर सोते सोते इंसान पैर पटकता हो, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, इरिटेबिलिटी, डे टाइम एंग्जाइटी, इस तरह की चीजें. एक तो ये बीमारी की बात हुई. अब इंसान बेली पोजीशन में सोता हो, पेट का बल लेटता हो और हाथ को अंदर दबा के रखता हो, तो आमतौर पे इंसान दिन में टेंस रह रहा है और रात में ये टर्न एंड टॉस करेगा, इसकी नींद डिस्टर्ब होगी, अगले दिन ये डे एंड ऑर्डर का काम करेगा. अगर कोई कर्ल होके नेस्टिंग पोजीशन में सोता हो तो आमतौर पे कहते हैं शेल प्रोटेक्टर, यूजुअली फीमेल में देखा जाता है ऐसा, जो बहुत केयर गिविंग होती है. इस तरह से बहुत सारे हमारे पैटर्न हैं जिसको देख के आप साइकोलॉजिकली भी समझ सकते हैं उसका लॉन्ग टर्म डिजीज का आउटकम, और डिजीज अगर होने वाली हो रही है तो भी इसका पता चलता है. बिल्कुल, और इसका जवाब मैं आगे डॉक्टर मनीषा आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर मनोज आपके पास भी आना चाहूंगी. बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर अंशुमन ने समझाया कि हमारे सोने के तरीके क्या कुछ दिखाते हैं, क्या बताते हैं. इसी के साथ साथ मैं चाहूंगी अगर हम डेफिशिएंसीज की भी बात करते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कही, यहीं से आप बात को आगे लेकर जाइए, किस तरह की डेफिशिएंसीज हो सकती है, कैसे उसको क्योर किया जा सकता है. डॉक्टर मनोज. देखिए, डेफिशिएंसी और स्लिप का जो उन्होंने एक बताया डॉक्टर अंशुमन ने, बड़े सारी चीजें हैं जो आपके स्लिप को अफेक्ट करती है. इसमें न्यूट्रिशन डेफिनेटली है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी जो स्लिप साइकिल जो है वो अगर चेंज हो जाती है. क्योंकि देखिए, अभी जैसे डॉक्टर बता रहे थे, मानसी जी भी बता रही थी कि देखिए टाइमिंग, ड्यूरेशन एंड क्वालिटी ऑफ स्लिप, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है. और अगर आप जैसे कुछ पोस्चर्स हैं, जैसे आपको लेटने के बाद अगर नींद में
नींद खुल जाती है रात में, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया है, मतलब कि आपके लंग्स में फ्लूइड आ जाता है, इसकी वजह से आप रात को उठ के बैठ जाते हैं। ये आपके वाल्व में ब्लॉकेज या आपके हार्ट फंक्शन कम होने को दिखाता है। तो मुझे लगता है कि जो जिस तरह के भी स्लिप पैटर्न हो उसका कारण पहले ढूंढना होगा। देखिए ओबेसिटी है, ओबेसिटी में क्या होता है कि आप जब फ्लैट लेटते हैं तो आपकी जो एब्डोमिनल फैट है वो डायफ्राम को पुश करती है, तो आपका सांस एडिक्वेट नहीं होता है। एक तो वो है कि आपको ऑर्थोपनिया या लेटे हुए पोजीशन में सांस फूलता है। इसी तरह से अगर आपके लंग्स के किसी कैविटी में जैसे प्लूरल एफ्यूजन है, आपकी लंग्स की झिल्लियों में पानी है, तो आपको लेटने में जिस साइड पानी होगा उधर लेटने में सांस फूलेगा। तो इन सब चीजों से आपको कुछ मिलता है कि हो सकता है कोई पैथोलॉजिकल रीजन हो। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें डिस्कस करना है कि अगर आपको कोई पैथोलॉजिकल रीजन नहीं है तब भी आपकी स्लिप जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। और स्लिप डिसऑर्डर्स जो है उसके बहुत सारे मुझे लगता है कि कारण जो है वो बेसिकली आपके बिहेवियर से है, आपके मेंटल प्रेशर से है, जॉब स्ट्रेस से है, स्मोकिंग से है, अल्कोहल से है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी से है। क्योंकि मुझे लगता है आज के डेट में 21st सेंचुरी का सबसे जो स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है वो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है। और सेडेंट्री लाइफ स्टाइल चूंकि आप थकते नहीं है तो आपको नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो जितने जब से ये शुरू हुआ है ये डेस्क जॉब और जब से आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी लिमिटेड हुई है तब से स्लिप की जो इश्यूज हैं वो ज्यादा बढ़े हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आमतौर पे देखी जाती है, सीवियर ग्रेड में देखी जाती है कि 20 से नीचे होता है वैल्यू। तो विटामिन डी और विटामिन B12 जिसका डायरेक्ट रिलेशन है आपके नर्वस सिस्टम से, इन दोनों की कमी पे जरूर ध्यान देना चाहिए। 7 से 8 घंटे कहा जाता है कि आप सोइए, उसके बाद आप बिल्कुल तरोताजा हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे पूरे दिन के लिए। लेकिन वो नींद कैसी होनी चाहिए और क्यों 7 से 8 घंटे सोने के बाद भी हम दिन भर लेथार्जिक रहते हैं, नींद आती है, कारण इसका क्या है और इसका असर हमारे मन मस्तिष्क पर कितना पड़ता है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीषा सिंघल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ब्रेक पर जाने से पहले अंजुमन जी ने सीधा इसको हमारे बिहेवियर से कहीं ना कहीं अटैच किया था कि ये आपके बिहेवियर चेंजेस में भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है। इसी पर मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात आगे बढ़ाइए। देखिए, नींद पूरी नहीं होगी तो नेचुरली इसका इम्पैक्ट बिहेवियर पर आएगा ही। और उसके लिए हम क्या करें? तो सबसे पहले तो डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। और डायग्नोसिस अगर नहीं बनती है तो बहुत सारे और जो सिस्टम है हमारी बॉडी में, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सो ये सब पे इफेक्ट आता है स्लीप एपनिया का। इसके लिए कुछ अगर हम रूटीन पे अपने फोकस करें, जिससे हमें इरिटेशन, अग्रेशन ये चीज ना हो, फटीग ना फील हो पूरा दिन, क्योंकि रेस्टफुल स्लीप अगर नहीं आएगी और हम टायर्ड फील करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे रिलेशनशिप्स पे आएगा, उसका इम्पैक्ट हमारे वर्क पे आएगा, और जिसकी वजह से और भी फेलियर्स अगर हमें दिखने लगी तो ओवरऑल एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट एक रहता है। तो हमें सबसे पहले अपने रूटीन पे, अपने न्यूट्रिशन पे, अपनी हाइड्रेशन पे फोकस करना है। और रूटीन में कुछ चीजें एक पार्ट होना चाहिए डेली रूटीन का, जिसमें सबसे पहली चीज है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज चाहे 30 मिनट्स या आपको अगर ज्यादा टाइम मिल रहा है तो आप ज्यादा देर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो वो एक डेली रूटीन में आपको ढाल लेना चाहिए। प्लस हाइड्रेशन, कितना पानी आप हर दिन पी रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 लीटर पानी, जो आपके हमारी बॉडी में कितना पानी होता है, 72% हमारी बॉडी में पानी होता है। तो कीप योरसेल्फ वेल हाइड्रेटेड। प्लस कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जो आप सोने से पहले कर सकते हैं। जनरल बॉडी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज तो हैं ही, इसके अलावा मैं जैसे थ्रोट अगर आपका रिलैक्स होता है और वो जो एयर फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है लंग्स तक जाने में, एयर को लंग्स तक जाने में ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो कुछ जैसे पैलेट आप स्ट्रेच कर सकते हैं, या येलिंग एक्सरसाइजेज हो जाती हैं, या आप सिंगिंग ऑल्सो हेल्प्स। सो उस तरह, या कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी हैं अगर आप सोने से पहले वो करें। अलावा इसके आपकी स्लीप क्वालिटी जो अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं वो कैसी है और क्यों अच्छी नहीं है, तो उसके लिए एडिक्शंस, उन पे आप फोकस करिए। क्या कोई एडिक्शन तो नहीं आपके आपके डेली रूटीन में या वीकली रूटीन में जो आपको कहीं ना कहीं आपकी नींद को प्रभावित कर रहा है, जिसमें स्मोकिंग 2 मेजर चीज हो गई।
सो वो अगर आप कर्टेल कर सकते हैं या खत्म ही कर सकते हैं तो बेहतर होगा। अलावा इसके आप आपकी जहां पे आप सोते हैं किस तरह की बेडशीट आप यूज कर रहे हैं, कितनी लाइट आपके रूम में आ रही है, आपको पैर आपके अच्छे से वॉश्ड है या नहीं है, कभी पैर बहुत बेसिक सी चीजें होती हैं वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है क्योंकि ऑलरेडी स्लीप एपनिया के इश्यूज हैं। तो हमें इन सारे बेसिक चीजों पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी एडिक्शन जिसका जिक्र आपने नहीं किया, मैं ऐड ऑन कर देती हूँ, आई एम श्योर कि आप सभी इससे एग्री होंगे, फोन एडिक्शन। कहा यह जाता है कि सोने से पहले कम से कम 1 घंटा पहले आप फोन बंद कर दीजिए, फोन को बिल्कुल अपने से दूर कर दीजिए। कुछ एडिक्शंस जो हैं हम अपने बिहेवियर को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। हम आसन की भी साथ ही साथ बात करते चले। मानसी जी 1-2 आसन और बताइए जिससे नींद अच्छी हो, जिसको हम साउंड स्लीप कहते हैं, वो आ सके। मानसी जी। बिल्कुल, मैं ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज ही कराऊंगी। ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। माइंड एंड बॉडी इज कनेक्टेड विद योर ब्रेथ। ब्रीथिंग हेल्प यू टू एक्सपैंड योर एज। ब्रीथिंग हेल्प यू टू गेट अ गुड स्लीप ऑल्सो। सो लेट्स डू द बेस्ट ब्रीथिंग एक्सरसाइज इज भ्रामरी क्रिया। भ्रामरी क्रिया, षण्मुखी मुद्रा। टेक अ डीप इनहेल, एक्सेल, इनहेल, exhale. We'll chant hum sound. Inhale, hum. And relax. योग निद्रा भी नवजोत जी बहुत अच्छा होता है। इट विल मेक यू स्लीप। मैं नहीं चाहती आपके दर्शक यहीं पे सो जाए, पर मैं एक बहुत इंस्टेंट, बहुत सोने से पहले जो आपको करना चाहिए वो भी मैं आपको कराऊंगी। बहुत जरूरी है, 1 घंटे पहले फोन भी साइड पे रखिए। साथ में आप इसको 10 मिनट पहले कर लीजिए। आप पूरा दिन सुपर एक्टिव रहेंगे, आपको अच्छी नींद भी मिलेगी। सिंपली इंडेक्स पोज आपको करना है। सेंटर ऑफ योर फोरहेड, अप्लाई प्रेशर फॉर 10 सेकेंड। आंखों को खुला ही रखिए। इट इज एक्सीलेंट फॉर स्टिमुलेटिंग योर नर्व्स। आंखों को बंद कर लीजिए। जेंटल रोटेशन, रिवर्स एंड रिलीज। एंड लास्ट, रब योर palm, generate heat, keep it on your eyes, head down, लाइट मसाज एंड रिलीज। तो इन सिंपल सी क्रिया को कर सकते हो, आपको अच्छी नींद आएगी। जैसे मैं आपको बोल रही थी, क्वालिटी ऑफ स्लीप। मैं खुद 4 घंटे सोती हूँ और सारा दिन सुपर एक्टिव रहती हूँ, तरोताजा रहती हूँ। तो योग जरूर करिए अपने जीवन में। आधा घंटा भी अगर आप योगासन करेंगे तो यकीन मानिए आपको लथार्जिक भी फील नहीं करेंगे और अच्छा नींद भी आएगा, दिन भी आपका अच्छा रहेगा। यहाँ मानसी जी की बात से लोग ये ना समझ लें कि 4 घंटे सोना भी इनफ होता है। मैं दर्शकों को साथ ही साथ बताती चलूं कि वो 4 घंटे की साउंड स्लीप होती होगी। आई एम श्योर कि मन मस्तिष्क पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा होगा। चलिए डॉक्टर अंशुमन, ये बताइए कि अगर पहली बात तो ये बताइए कि दिन में सोना क्या एडवाइजेबल है या नहीं है? क्या दिन में सो सकते हैं? और क्या वो हम जो कहते हैं कि हमारी नींद पूरी नहीं हुई, हम ठीक से सो नहीं पाए, हम दिन में भी सो रहे हैं, क्या वो कवर अप होता है क्या इससे? देखिए, आयुर्वेद के दृष्टिकोण, मैं आयुर्वेद का डॉक्टर नहीं हूँ, पढ़ा हुआ हूँ। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से दिन में सोना उचित नहीं है, लेकिन मेडिकल साइंस के रिसर्च का कहना है कि 3 बजे से पहले, 3 PM से पहले अगर नैप लेना है तो 20 मिनट्स का नैप एक्सेप्टेबल है, उससे ज्यादा नहीं सोएं। और जो आपने कहा कॉम्प्रोमाइज, क्या रात में कॉम्प्रोमाइज कर ले दिन में सो जाए, बिल्कुल नहीं है। सर्कैडियन रिदम मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक ब्रेन का अगर डिस्टर्ब होगा, किन किन चीजों से डिस्टर्ब होगा? खाना अगर डिनर अर्ली कर लें तो ये डाइजेशन होके आपको रिफ्लक्स नहीं देगा, पहला। दूसरा, लाइट बंद होने के बाद सबने कही, मोबाइल बंद होने के बाद आपने कही, वाईफाई बंद करें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये आपके ब्रेन सर्किट को स्टिमुलेट कर रहा है। एलेक्सा जैसे डिवाइस को स्क्रीन से ऑफ करें। ब्लू लाइट नाइट लैंप का इस्तेमाल ना करें, वो डे लाइट को मिमिक करता है, आपके मेलाटोनिन को ऑफ रखेगा, आपको नींद नहीं आएगी। और सुबह जगते कर्टन को आउट कर दें ताकि रोशनी आए और आपका मेलाटोनिन सप्रेस हो जाए। अगर ये करते हैं तो ये क्वालिटी स्लीप आपको देगी। और आयुर्वेद क्या कहता है स्वस्थ व्यक्ति का? सम दोष समग्निश सम धातु मलह क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इति विधीयते। मतलब सबकी सम अवस्था हो जाए, सही रात को नींद आए, दिन में आपको सोने की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल।
बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने कही। डॉक्टर मनोज, यहीं से बात को आगे बढ़ाइए और ये भी बताइए, क्योंकि जिन चीजों का जिक्र किया, अब देखिए हमारे जो दर्शक है वो मेट्रो सिटीज में भी रहता है, बहुत सारे लोग ऐसी शिफ्ट्स में भी काम करते हैं जो रात में जगते हैं या फिर सुबह सोते हैं, और ऐसा नहीं है, इनफैक्ट जो लोग मॉर्निंग शिफ्ट में भी काम करते हैं, स्ट्रेस इतना ज्यादा है, सबसे बड़ा कारण तो स्ट्रेस ही रहता है। एंग्जाइटी और स्ट्रेस, ये दो बड़े कारण हैं जो कि इस बीमारी को कहीं ना कहीं न्योता देते हैं। कैसे इसको कंट्रोल डॉक्टर साहब किया जा सकता है, क्या किया जाए? और डेफिशिएंसी जिनका जिक्र आपने किया, B12 का जिक्र हमने किया, हमने साथ ही विटामिन डी का जिक्र किया, वो किस तरीके से हम नेचुरली भी पूरा कर सकते हैं? देखिए, शिफ्ट ड्यूटी का मैं तो मानता हूँ कि ये प्रोफेशनल हैजार्ड है। डॉक्टर अंशुमन से बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि सोने का एक वक्त होता है जब आप अंधेरा होता है उस समय आप सोते हैं, और मुझे लगता है बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ ही सोना बेहतर होता है। अगर आप शिफ्ट ड्यूटी कर रहे हैं, नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, तो ये मजबूरी है और वो करना पड़ता है। देखिए, ये प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट होती है, हम लोग भी करते हैं, बहुत बार नाइट कॉल्स में आते हैं, बट उससे स्लिप तो डिस्टर्ब होता है। दूसरी चीज हमने जो बताई थी आपको कि विटामिन डी डिफिशियंसी का एक मतलब प्रूवन डेटा है कि उससे आपका जो है स्लिप डिसऑर्डर होता है। देखिए, और ये भी अभी पूरा पता नहीं है कि विटामिन डी किस प्रकार से आपके स्लिप को अफेक्ट करता है, बट ये एनफ डेटा है। आप देखिएगा लिटरेचर में, मेडिकल लिटरेचर में एनफ डेटा है कि विटामिन डी डिफिशियंसी जो है वो स्लिप को अल्टर करती है, स्लिप को डिस्टर्ब करती है। तो जो भी लोग जिनका अगर आप रूटीन टेस्ट में पाते हैं कि विटामिन डी जो है वो कम है, खास करके अगर 20 से नीचे है, तो बेहतर है कि आप विटामिन डी सप्लीमेंट्स, ओरल सप्लीमेंट्स दोनों तरह के अवेलेबल होते हैं, जेल कैप्सूल्स होता है और शॉट्स भी होते हैं, वो हर हफ्ते के हिसाब से ले सकते हैं। एक शॉट्स लेनी होती है हर हफ्ते, 4 हफ्ते लीजिए, फिर अपना रिपीट कराइए, और मंथली भी आप एक कैप्सूल ले सकते हैं ताकि आपका विटामिन डी लेवल ठीक रहे। अब रही बात कि देखिए, ये जो स्लीप डिसऑर्डर ये बहुत ही कॉमन है। अगर आपको मैं सच बताऊं तो 34% मेल्स और 17% फीमेल्स तो सिर्फ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से अफेक्टेड होते हैं। तो ये बहुत ही प्रिविलेंट प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से भी आप इसको मैनेज करें, देखिए स्ट्रेस तो एक बहुत बड़ा कारण है आपके। डॉक्टर साहब, मैं माफी चाहूंगी, आपको रोक रही हूँ, एक चीज जरा क्लियर कीजिए, क्या ये हेरिडिटरी भी होता है? क्या कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स को अगर इस तरह का कोई इशू है तो आप में वो कहीं ना कहीं इशू आ सकता है? जी बिल्कुल, आप देखिए कि कई बार हम लोग ये देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द डिजीजेज जो हैं वो जेनेटिक्स होते हैं। तो जेनेटिक में इफेक्ट तो है। बायोलॉजिकली अगर आपके फादर मदर को कोई इश्यूज होता है, चाहे कार्डियक प्रॉब्लम है, चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, उसी तरह से स्लिप और जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इवन साइकेट्रिक प्रॉब्लम, जो मेजर साइकेट्रिक इलनेस है, जो सिजोफ्रेनिया वगैरह है, वो भी फैमिलियल होते हैं, उसमें भी जेनेटिक रोल रहता है। तो स्लिप में भी होता है, बट जो ये माइनर स्लीप डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, जैसे इनसोम्निया है या हाइपरसोम्निया है, बहुत लोग सोते सोते चलने लगते हैं, ये भी आप देखिएगा बहुत फैमिलियल होता है। बहुत सारे फैमिलीज में होता है कि रात को नींद में उठ के चलने की जो बीमारी होती है, ये भी फैमिलियल है। तो निश्चित तौर पर जेनेटिक फैक्टर होता है, बट मुझे लगता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो है वो आपके यहाँ के गर्दन के फैट पे और आपकी टोटल बॉडी वेट, ओबेसिटी, एब्डोमिनल गर्थ, एब्डोमिनल ओबेसिटी पे ज्यादा मतलब मुझे लगता है उससे ज्यादा स्ट्रांगली लिंक्ड है। जेनेटिक फैक्टर के अलावा मुझे लगता है फेनोटाइप से ज्यादा ये रिलेटेड है। बिल्कुल, मैं यही क्लियर करता हूं। जी, डॉक्टर मनीषा के पास जाऊं उससे पहले डॉक्टर अंशुमन, एक्सेस ऑफ शुगर इनटेक या फिर हम जो आर्टिफिशियल चीजें या फिर पैकेज्ड फूड लेते हैं, वो कितना रिस्पॉन्सिबल है? ओह, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने टच कर दिया। प्रोसेस्ड फूड, शुगर, खास करके जो रिफाइंड शुगर है और रिफाइंड जितनी चीजें ले रहे हैं, बॉडी में जनरलाइज इन्फ्लेमेशन करा रहा है, जो कि इनडायरेक्टली ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज और डायरेक्टली ऑल न्यूरोकेमिकल चेंजेस, मतलब ब्रेन से निकलने वाले केमिकल को डिस्टर्ब कर रहा है। और एक मेजर कारण है हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्लीप डिसऑर्डर और बहुत सारे डिजेनरेटिव डिजीज प्लस कैंसर। ये बहुत बड़ा इशू है, इसके लिए तो एक पूरा प्रोग्राम आप कर सकते हैं। ये छोटी चीज नहीं है। एक चीज डॉक्टर मनोज वाली बात में ऐड करता हूं, विटामिन डी का जो कोरिलेशन अभी तक साइंटिफिकली प्रूवन नहीं हुआ है, लेकिन एनेक्डोटल डाटा ये कह रहा है कि जो लोग दिन में बाहर निकलते हैं, धूप से विटामिन डी जनरेट होता है, खासकर सुबह की धूप से। ऐसे लोग दिन में बाहर ही नहीं निकलते हैं, रात को जगे रहते हैं, इसलिए देखा गया कि उनको स्लीप डिसऑर्डर ज्यादा हुआ है। अभी इस पर रिसर्च आना है।
बिल्कुल। चलिए डॉक्टर मनीषा, अब आपके पास आती हूँ। हमने ये भी देखा है कि स्लीप डिसऑर्डर की वजह से बिहेवियर चेंज आता है। अब जरा एक पैटर्न बताइए, क्या होना चाहिए, हम अपने बिहेवियर को किस तरीके से चेंज करें, हम अपनी दिनचर्या को किस तरीके से प्लान करें ताकि नींद रात में अच्छी है और साउंड स्लीप एटलीस्ट हम ले सके? बिल्कुल। ये सोचे पहले तो कि हमें किस दिन बहुत अच्छी नींद आती है, किस दिन हमें साउंड स्लीप आती है। जब हम बहुत थके हुए होते हैं, और यहाँ पे मैं एक चीज जरूर बोलूंगी, जो रिक्शा पुलर हैं, क्या कभी उन्हें इंसोम्निया होता है? कभी कोई जो बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है, जो फिजिकली थका हुआ होता है, पूरे दिन अपने काम में जुटा हुआ होता है, एक फोकस होता है उसका, तो उसको कभी भी ये नींद से रिलेटेड कोई जनरली बीमारियां नहीं होती हैं, क्योंकि एक फोकस होता है, उसका एक गोल होता है हर दिन का। तो ऐसे ही हमें भी अपनी दिनचर्या को कुछ इस तरह से रखना चाहिए जिसमें एक गोल की तरफ हम काम करें और एक्टिव रहें फिजिकली। जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि रूटीन एक्सरसाइज होनी चाहिए, और कुछ खाने पीने का जो हमारा न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, उस पर हमें फोकस करना ही है। साथ ही इसके कोई एक ऐसा मनपसंद एक्टिविटी जो हमें सुख देती है, और अगर हम फिजिकली उसमें एक्टिव रहें, जैसे कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गई, डांस हो गया, मार्शल आर्ट्स हो गया, या जनरल आप साइकिलिंग के लिए निकल जाइए, कैसी भी कोई भी एक एक्टिविटी अगर हम कर सकते हैं एक और ऐड अपने रूटीन, डेली रूटीन या वीकली रूटीन में, तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको कौन से स्ट्रेस है, क्योंकि अगर हम नींद की क्वालिटी पे फोकस करें, ठीक है, स्लीप अपनी एक चीज है, पर उसमें नींद की क्वालिटी अगर हम फोकस करें तो वो क्यों डिस्टर्ब्ड है। नेचुरली कुछ स्ट्रेस है हमारी लाइफ में, कुछ एंजाइटीज हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, डिसऑर्डर का नाम मैं यहाँ पर नहीं लूंगी, मैं बोलूंगी साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, जिनको हम कहीं ना कहीं इग्नोर करते रहते हैं या उनको साथ में लेके चलते रहते हैं, जिससे रूटीन जो स्लीप है हमारी, जो नाइट स्लीप है, वो थोड़ा डिस्टर्ब रहती है। बिल्कुल। और जिसकी वजह से हम जो नेक्स्ट लेवल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, तो हम उनपे फिर देन इट बिकम्स अ सीरियस प्रॉब्लम। तो फिर हम सोचने लगते हैं कि भाई क्या है। आपका रूटीन आप कैसा रखना चाहते हो, पहले आप ये सोचो उसमें क्या क्या कंस्ट्रक्टिव, क्या क्या प्रोडक्टिव चीजें हो सकती हैं, या कौन से स्ट्रेसर्स हैं जो आपको प्रॉब्लम, जो परेशान कर रहे हैं कहीं ना कहीं। सो ट्राई टू फोकस ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड, कि उसमें क्या चीजें ऐसी नहीं है जो आपको सेटिस्फाइड नहीं कर रही हैं, क्या खुशी नहीं दे रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एक कंस्ट्रक्टिव, एक स्ट्रक्चर्ड वे में अगर हम अपना रूटीन बना लें, तो आप देखिएगा आपकी नींद में जरूर परिवर्तन आएगा। बिल्कुल। मानसी जी, हम बिल्कुल डॉक्टर साहब आती हूँ आपके पास। मानसी जी, हम अक्सर बॉडी को डिटॉक्स करने के बहुत सारे प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन माइंड डिटॉक्स करने के लिए क्या चाहिए? क्योंकि हमारा माइंड डिटॉक्स होगा तो मेरे ख्याल वो भी एक अच्छी नींद हमको देगा। फिर बिल्कुल सही बात है, स्ट्रॉन्ग माइंड कैन कैरी अ वीक बॉडी। तो माइंड को पूरी तरह डिटॉक्स करने के लिए और माइंड को पूरी तरह काम करने के लिए एक सिंपल सी चीज हमें करनी है, ओम का उच्चारण। और मैं चाहती हूँ मैं आपके दर्शकों को एक बार ओम का उच्चारण प्रॉपर्ली करके बताऊं। ओम का उच्चारण 3 शब्दों से, आ, उ, मा, इन 3 शब्दों को अच्छे से जोड़िए। जॉइन योर हैंड, क्लोज योर आईज, डीप इनहेल, एक्सेल। जब आप इनहेल कर रहे हैं, एक्सपैंड योर बॉडी। एक्सेल कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट योर बॉडी। इनहेल, ओम का उच्चारण जरूर करिए, आपके माइंड को पूरी तरह काम रखेगा, नर्वस को स्टिमुलेट करता है, एंड इट इज वेरी गुड, इट ब्रिंग मोर पॉजिटिविटी, मोर क्लैरिटी इन आवर लाइफ। तो साउंड मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, योग निद्रा बहुत जरूरी होता है। तो इन चीजों को भी आप फॉलो करेंगे तो आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ में एक बहुत अच्छी टिप भी देना चाहती हूँ। कुछ लोग होते हैं वो 5 बजे के बाद चाय और कॉफी का सेवन बहुत करते हैं, तो कोशिश करिए उसको भी अवॉइड करिए। और मैं आपको बोल रही थी कि तला हुआ खाना 5 बजे के बाद कोशिश करिए। और बॉडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सन एंड मून, तो 5 बजे के बाद लाइट खाना खाइए, चाय कॉफी को अवॉइड करिए और पानी बहुत पीजिए, निरोग रहिए, आधे घंटा योग करिए, आप लोग हमेशा स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल, और यही बातें हमारे शास्त्रों में भी लिखी हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उनको भी पढ़ने की जरूरत है कि दिनचर्या को हम किस तरीके से प्लान करें। और सबसे ज्यादा जरूरी है माइंड और बॉडी दोनों को डिटॉक्स कीजिए। और जैसा हमारे तमाम पैनलिस्ट ने भी समझाया है, तमाम टिप्स दिए हैं, आप सभी यहाँ पर आए, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
फिलहाल यहाँ रुक रहे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।